तो शुरू करते हैं अपन। तो एलिमेंट्स ऑफ जो सी लैंग्वेज है उसके दूसरा जो आपका चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर के अंदर जो आपके विभिन्न बिंदु कई दे रखे होंगे, आपको जो ईमेल आया उसके अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है वो सिलेबस है, उसमें आपको ईमेल भी किया गया है जिस पे आपको इनविटेशन मिला होगा आज की क्लास ज्वाइन करने से संबंधित। ठीक है, तो उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसके जो कई बिंदु हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आप नए हो इसलिए एक बार कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं उसको भी अपन देखेंगे। ये जो पीपीटी है सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझाएगा, साथ में पहला अगर कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना हो तो वो कैसे बनेगा उसको भी हम देखेंगे। प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होती हैं उसके बारे में बेसिक जो सूचनाएं हैं, इंट्रोडक्शन है, उसको भी देखेंगे। अगर हमें क्रिएट करना है गुड आइडेंटिफायर तो वो प्रोग्राम में कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में, इनपुट आउटपुट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, उस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें आएंगी, उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड के बारे में कि सी लैंग्वेज क्या है, तो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी के अनुरूप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह कार्य करती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक ढांचा बना हुआ है कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h है, उसको लिखेंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio conio.h। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, कुछ हेडर फाइल का जो डिक्लेरेशन है प्रोग्राम में ऊपर की ओर दिया जाएगा। उसके बाद में मुख्य फंक्शन आएगा, उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस आएंगे, उसके बाद में हमारे जो प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है उसका जो कोड है वो आएगा। तो ये सारा का सारा जो कार्य है एक उसका ढांचा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अनुरूप ये सारा का सारा कार्य होना है। इसीलिए हम इसको सी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर लाइन ऑफ कोड है जिसको हमें बार बार रीयूज करना है, इस्तेमाल बार बार करना है, तो ऐसी अवस्था में हम उसका क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। तो दैट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्ट, दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, उसको भी हम काम में लेंगे। इसके अलावा भी ऐसे कई हमारे पास डेटा टाइप बनाना है, करना है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक और टॉप से लेकर बॉटम तक, लाइन बाय लाइन है वो प्रोग्राम के कोड का एग्जीक्यूशन होना है। इसलिए भी हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और यह एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का अभिप्राय क्या है कि हमें क्या काम करना है, इंटरनली कैसे होगा, वो ज़्यादा हार्डवेयर से संबंधित जो चीज़ है उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की, कितने रजिस्टर्स हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें केवल और केवल क्या करना है, हमारे इसके अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं, इसके जो आइडेंटिफायर्स हैं, हम कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल में लेते हुए हम अपने को क्या काम करवाना है वो हम सी लैंग्वेज में बताएंगे, और सी लैंग्वेज उसके माध्यम से एक डिजायर्ड आउटपुट हमें प्रदान कर देगा। तो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर को हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ बताया, बिकॉज इट अलाउज द प्रोग्रामर टू कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम एट हैंड एंड नॉट वरी अबाउट द मशीन। मशीन की क्या चिंता नहीं करनी हमें, कौन सी मशीन है, कैसे कार्य करेगी, यानी हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी है। तो यही इसमें, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज में कहा गया है। Another reason why it is used by software developer whose application have to run on many different hardware platforms। अलग अलग प्रोग्रामर्स जो हैं अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जिनको हार्डवेयर की चिंता नहीं होती, इसीलिए इसको ज़्यादा भी काम में लेते हैं। यही इसका एक अलग कारण भी है। अब हम बात करते हैं कि जो सी प्रोग्राम है उसके अंदर पहला अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना हो तो हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये कई मुद्दे हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हालांकि हमने पिछली क्लास में भी 2-3 क्लास पहले देखा था, लेकिन आज फिर एक बार देख लेंगे। पहला सी प्रोग्राम भी बनाएंगे, कमेंट्स क्या होता है, और ग्रीटिंग प्रोग्राम है उसको भी बना करके देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब कुछ ऐसे निर्देश जो कि प्रोसेसर को दिया जाएगा, पहले से दिया जाएगा, प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले ही
उसको कुछ निर्देश दिया जा रहा है, तो वो ऐसी जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो प्रोग्राम में सबसे ऊपर की ओर आएगी। उसके पश्चात है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रोग्राम ग्लोबल का मतलब है संपूर्ण प्रोग्राम में जिनका एक्सेस हमें मिलेगा, जिनको हम काम में ले पाएंगे, ऐसे समस्त वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन है, फंक्शंस हैं उनका जो डिक्लेरेशन है वो हमारे वॉइड मेन प्रोग्राम से ऊपर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये इंट मेन और ब्रैकेट में वॉइड ये जो लिखा है ये बेसिकली इसका मुख्य कार्यकारी फलन है, मुख्य कार्यकारी फंक्शन है, वह आएगा। अब इसके अंदर कुछ इस मेन जो प्रोग्राम है उससे संबंधित जो वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन होगा, और चूंकि ये इस मेन प्रोग्राम से संबंधित वेरिएबल का डिक्लेरेशन है इसलिए इसको हम कह रहे हैं लोकल डिक्लेरेशंस। इस स्कोप के लिए जो कार्यकारी हमारे डिक्लेरेशंस हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकल डिक्लेरेशन में यहाँ पर डिक्लेयर करना है। उसके पश्चात जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, जो प्रोग्राम का जो कोड रन होगा, जिस पर्पज के लिए हम सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी हमारी कोई गणितीय कोई समस्या है उसका समाधान करना है, कोई फाइनेंशियल कॉमर्शियल किसी भी संबंध से वैज्ञानिक कोई मान लो कोई प्रॉब्लम है, जिस भी कार्य के लिए हम हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं उससे संबंधित जो लाइन ऑफ कोड हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे उसके पश्चात आएंगे। और उसके पश्चात ये जो ब्रेसेस है इससे इसको बंद कर दिया हमने, जो वॉइड मेन हमारा इंट मेन था इस मेन का, ये जो मंझला ब्रैकेट है ये हमारा स्कोप को बताता है, तो मेन से स्टार्ट और उसके पश्चात बंद। और भी यदि कोई फंक्शंस हैं यदि जरूरत हो तो उनका जो डिक्लेरेशन है वो अंत में आएगा। तो ये हमारा जो तरीका है, ये एक तरह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर हम अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हम इसको कहते हैं सी लैंग्वेज से संबंधित उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने अभी चर्चा की, उसके बारे में हमने जानकारी मिली। तो अब इसको और प्रोग्रामेटिकली और डायग्राम से हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h, तो जो हमने बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड stdio.h, लगभग हर सी लैंग्वेज का हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उनमें सब में ये हमें डायरेक्टिव्स लिखनी है, ठीक है। उसके पश्चात ये हमने एक जो स्क्रीन पे ये दिखा इंट मेन वॉइड, और हमने एक प्रिंट एफ, ये देखो इसमें इंट जो है ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। लगभग हम हर बार कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसका कोई रिटर्न वैल्यू होती है, यानी हम कोई कार्य जैसे फंक्शन है साइन थीटा, साइन मान लो हमें साइन 30 का मान निकालना है, कॉस 30 का मान निकालना है, कॉस 90 का मान निकालना है, तो कॉस और ब्रैकेट में 90, तो 90 तो उसका पैरामीटर हो गया और कॉस है वो फंक्शन हो गया कॉसेक का, और उसका जो रिजल्ट आएगा 0 मान लो आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, रिटर्न वैल्यू आएगा उस फलन का जो हमने मान ज्ञात करना था। तो वो किस प्रकार का होगा, तो यहाँ मान लो इंट है, इंट का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू उसकी कोई रिटर्न आनी है, तो इंट उसका रिटर्न टाइप हो गया, ये उस फलन का नाम हो गया मेन, और ये जो वॉइड है वो हम जो पैरामीटर उसमें पास कर रहे हैं वो हमारा क्या आ गया, वॉइड आ गया। इस प्रकार से अगली जो लाइन है इसमें हमने ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट स्टार्ट किया प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ इसका क्या है, हमारा जो stdio.h जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में ली है, इंक्लूड हैश इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया, और stdio.h क्या है, सी लैंग्वेज की एक हेडर फाइल है जिसके अंदर इनबिल्ट प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शन जो कोई भी प्रोग्रामर है जब अपना कार्य करेगा उसको बार बार हार्डवेयर से अगर इंटरेक्ट करना है, कुछ सूचना हार्डवेयर पर भेजनी है या हार्डवेयर से कुछ सूचना लेनी है, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो सकता है, मैथमेटिक्स से संबंधित कोई फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकता है, तो ऐसे वह कार्य जो बार बार काम में लेने की जरूरत पड़ेगी, उनके कुछ लाइब्रेरीज बना रखी है, उनकी उन लाइब्रेरीज को हम इसमें कहते हैं हेडर फाइल्स है। उस हेडर फाइल तो फिजिकल फाइल हो गई और उसमें ये सारे के सारे फंक्शंस लिखे गए हैं जो कि बहुत बार काम आएंगे। तो अब चूंकि कीबोर्ड से जैसे इनपुट लेना है, ये हमें हर बार यूजर से क्योंकि इंटरेक्शन करना है प्रोग्रामर को,
तो हर बार कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए कोई ना कोई एक फंक्शन काम में लेंगे जो कि किसी एक हेडर फाइल में लिखा होगा। इसी प्रकार हर बार हम उसको रिजल्ट भी प्रदर्शित करना चाहते हैं कि 2 + 5 अगर हमने जोड़े तो उसका रिजल्ट 7 आएगा, तो वो 7 यूजर को कहाँ दिखेगा, उसको स्क्रीन पे दिखाना है तो स्क्रीन पे दिखेगा। अगर किसी फाइल में वो सेव करना है तो फाइल हैंडलिंग के माध्यम से फाइल में सेव करेंगे। तो संबंधित जो फंक्शंस हैं बहुत से लिखे गए हैं, हम खुद भी अपने बना सकते हैं। तो बने बनाए जो पहले से फंक्शंस हैं वो हेडर फाइल्स में रहते हैं। और अभी जो हम सामने देख रहे हैं प्रिंट एफ, तो ये जो प्रिंट एफ हेलो वर्ड जो हमने लिखा, तो प्रिंट एफ यानी हमें प्रिंट करना है, ये इसका नाम है एक फंक्शन का। और ये क्या करता है, जो हमारा मॉनिटर है, हमारा लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके ऊपर कोई रिजल्ट है उसको प्रदर्शित करेगा। और अभी हमने उसको क्या पास किया, हेलो वर्ड। तो ये हेलो वर्ड नाम की जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग मॉनिटर पर प्रदर्शित होगी। जैसा कि यहाँ राइट साइड में आपको मॉनिटर भी दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि दिखेगा सिर्फ हेलो वर्ड। ये जो हमारा यहाँ पर हम क्या काम में ले रहे थे, ये स्ट्रिंग की जो अपनी वैल्यूज है, कोटेशन जो मार्क है बंद करना और कोटेशन स्टार्ट करना, ये नहीं दिखेगा। ये पैरामीटर का प्रकार हमने बताया कि साहब इसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हैं, कुछ लिखित के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हम दे रहे हैं और वह मॉनिटर पर प्रदर्शित होनी है। तो वह जो पैरामीटर है वो हमने प्रिंटफ में पास किया और वो फाइनली कहाँ आएगा, हमारे मॉनिटर के ऊपर। रिटर्न 0, क्योंकि हम फंक्शन है उसकी रिजल्ट है उसको भी प्रेषित करना चाहते हैं, तो वो प्रेषित हमने कर दिया 0 रिटर्न फाइनली। इसका एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है इस बाबत केवल। वॉइड मेन भी हम कर सकते थे और वहां पर उस अवस्था में हमें रिटर्न 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक बेसिक हमारा सामान्य एक ग्रीटिंग का प्रोग्राम, लोगों को हेलो करने का प्रोग्राम, एक सबसे छोटा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसको हमने अभी बना करके देखा है। आगे चलते हैं, ग्रीटिंग प्रोग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर देखो, ये लेफ्ट साइड में पहले कॉलम में लाइंस लिखी गई हैं कि ये 17 लाइन का एक प्रोग्राम है। लाइन नंबर 1 से लेकर के लाइन नंबर 5 तक कुछ लिखा आपको दिखाई दे रहा है। अभी लगभग ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो यह कहलाता है एक कमेंट है जो कि प्रोग्राम के बारे में है कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसको किसने बनाया है, इसको कब बनाया है। तो यह जो सूचना है वह प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई वो सूचना है जो उस प्रोग्राम से संबंधित है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बंदा है, वो कई समय तक काम करता है, उसके पश्चात में हो सकता है उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आए, वो छोड़ के कंपनी चला जाए, या वो उसकी पोजीशन है वो अपर पोजीशन में चला जाए, अभी डेवलपर है सीनियर डेवलपर बन जाए, टीम लीडर बन जाए। तो ऐसी अवस्था में वह कोड कब बनाया, किसने बनाया, किस पर्पज के लिए बनाया, वो सारी चीजें हैं हमें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। उनको हम कहते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखनी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि खुद ही वह डेवलपर भूल जाता है कि वो प्रोग्राम किस पर्पज के लिए बनाया था, पर्टिकुलर वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया गया था। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं मेटा डेटा है। ये प्रोग्रामर को खुद को अपने आप को हेल्प करने के लिए कुछ डेटा है जिसको कमेंट के माध्यम से लिखा जाता है, ताकि कोई नया व्यक्ति आए वो भी समझ पाए, वो डेवलपर खुद भी समझ पाए कि ये काम क्या चल रहा है, किस संबंध में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था ग्रीटिंग प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिंपल सी प्रोग्राम। तो यही बेसिक जो सी प्रोग्राम है उसके विभिन्न कंपोनेंट को, अवयव को बताने के लिए, अवयवों को बताने के लिए है। और ये लिखा गया है, कोई भी नाम हो सकता है, किस तारीख को लिखा गया, कुछ सूचना है। तो एक तरह से सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम के बारे में कुछ सूचना है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका आउटपुट पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो लिखा गया है /* और */, इसके बीच में जो लिखा जाता है वो कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, संपादित नहीं किया जाता। वो केवल और केवल क्या है, सूचनार्थ है, सूचना देने के लिए है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन क्योंकि 1 नंबर लाइन से लेके 5 नंबर लाइन तक के बीच में जो भी होगा वह सूचना के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा ये प्रोग्राम में। और यह इसको हाइड करने के लिए प्रोग्राम से, इसलिए // ये /* और */ के बीच में इसको लिखा गया है।
6 नंबर जो लाइन है हैश इंक्लूड, ये हमारा लेस देन का साइन, stdio डॉट h और ग्रेटर देन का साइन। तो ये हमारा हमने हेडर फाइल को जोड़ने का एक सिंटैक्स है, लगभग हर बार हम लिखेंगे। और इसके अंदर हमने जो बात की stdio स्टैंडर्ड, IO मतलब इनपुट आउटपुट, जो मूल हमारे इनपुट आउटपुट हैं उससे संबंधित जो फंक्शन है इस हेडर फाइल में रहेंगे। और ये सारे हमने पहले देखे थे, इंट मेन और वॉइड, ये हमने एक फंक्शन जो इसका मुख्य कार्यकारी फंक्शन है, हर सी लैंग्वेज प्रोग्राम में इसका होना नितांत आवश्यक है, होगा ही होगा। फिर कुछ लोकल डिक्लेरेशन, कुछ स्टेटमेंट हमने यहाँ कुछ दिया नहीं है। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, और रिटर्न 0। तो ये सी लैंग्वेज का जो बेसिक प्रोग्राम था इसको हमने अभी दोबारा डिस्कस किया है यहाँ पर। अब इसी का अलग अलग जो चीजें हैं उसको बताया गया। दिस इज ए ब्लॉक कमेंट दैट कवर्स 2 लाइन, 2 लाइन के लिए है। उसके बाद में ये मल्टी लाइन कमेंट है, ओपनिंग टोकन ऑन द लाइव। ये बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल जो है एक दिया गया है ब्लॉक कमेंट के लिए या मल्टी लाइन कमेंट के लिए, ये हमने देख लिया है। और डबल स्लैश से अगर हम बात करें तो वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, पार्शियल लाइन कमेंट, या इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो ये C++ में मेनली चलता है। a=5 दिस इज ए होल लाइन कमेंट। तो ऊपर ये जो लिखा है हमने उस केवल एक लाइन के लिए डबल स्लैश से, और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में मल्टी लाइन कमेंट। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के कुछ विभिन्न टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर वॉइड, इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट, ड्राइव्ड, ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स आएंगे जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए एक बार इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के कुछ आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है? आइडेंटिफायर का मतलब है, जैसे हम कहते हैं आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अपने को लाना है, यानी हम क्या दिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, हो सकता है हम आधार कार्ड दिखाएं, हमारी आइडेंटिटी बताने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे से संबंधित सूचनाएं बताने के लिए। इसी प्रकार सी लैंग्वेज के अंदर भी जो आइडेंटिफायर हैं, वो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, सी लैंग्वेज के जो विभिन्न भाग हैं उनको बताता है आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज के जो विभिन्न सबसे छोटी जो युक्ति है उसके जो टोकन्स हैं, तो उन टोकन्स के अंदर भी एक हमारा जरूरी चीज आती है आइडेंटिफायर। तो वन फीचर प्रेजेंट इन ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज इज द आइडेंटिफायर, उसको बताने के लिए। अब आइडेंटिफायर क्या करता है, अलाउ अस टू नेम डेटा एंड अदर ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम, अलग अलग जो सूचनाएं हैं उनका जो भाग है उनको बताने के लिए। ईच आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट इन अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन एट यूनिक एड्रेस, तो जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो एक विशेष मेमोरी लोकेशन जो है हमारे कंप्यूटर में वहां पर संचित होते हैं। अब उसके कुछ रूल्स हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर जो हैं, जैसे अपना वेरिएबल है, जैसे आप गणित के अंदर भी पढ़ते हो कि साहब सिंपल अपने a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर। तो ये अपना बेसिकली क्या है, a और b क्या है, यहाँ वेरिएबल हैं, a और b में कोई भी मान रखेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यू का रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे इनको बोलते हैं वेरिएबल या चर। तो अलग अलग कोई भी, जैसे ये वेरिएबल्स हैं, सी लैंग्वेज में भी अपन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, उसके आइडेंटिफायर। तो उन आइडेंटिफायर का नाम क्या रखें, जैसे सी लैंग्वेज में हम एक कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि सर्किल है, उसका क्या है कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो हमें जो भुजाएं हैं किसी रेक्टेंगल की, चतुर्भुज की, तो भुजाओं को देना होगा। तो दोनों जो भुजाएं हैं, अगर राइट एंगल है तो उस कंडीशन में दोनों भुजाओं का ए और बी का मान देना पड़ेगा। तो वो ए और बी क्या हो जाएंगे, उस अवस्था में वो उसके वेरिएबल्स हो जाएंगे या उसके चर कहलाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई समस्या है, मान लो कोई पेंटागन है तो पेंटागन की भुजा देनी पड़ेगी, या अन्य कोई भी त्रिकोणमिति, कोई अगर मान लो कोई मान निकालना है हमें, तो उससे संबंधित अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनको हम काम में लेंगे। तो सी लैंग्वेज में ये करना है तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वेरिएबल को भी हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई ना कोई आइडेंटिफायर है। फंक्शन बनाते हैं वो भी एक आइडेंटिफायर हो सकता है।
तो फर्स्ट अब उनके रूल्स क्या हैं, उनके नियम क्या हैं, नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये 4 रूल है, उसका अपने को ध्यान में रखना है कोई भी आइडेंटिफायर जब हम सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करेंगे। पहली चीज, वो एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर या अंडरस्कोर से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, नाम जैसे अपन लिखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आगे। मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट, कैरेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये ही चीजें परमिटेबल हैं, यही परमिसिबल है, इसके अलावा नहीं हो सकते। यानी कैरेक्टर कौन से हो गए, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, इसी प्रकार डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 तक। शुरू हमेशा क्या होगा, कैरेक्टर से ही होगा, अल्फाबेटिक कैरेक्टर से ही होगा। ठीक है, या अंडरस्कोर से होगा। ये तो था पहला रूल। दूसरा क्या है, और दूसरी जो पोजीशन है यानी 2 से लेकर के 63 तक, तो उसमें क्या हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं A1, A2, A3। 1A नहीं लिख सकते, 1A करते ही वो इलीगल हो जाएगा। A1, A2, A3 ये हो सकते हैं। तो कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकता है। तीसरा रूल क्या है, फर्स्ट 63 कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिफायर आर सिग्निफिकेंट, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही सिग्निफिकेंट है। पहले 63 कैरेक्टर, बाद वाले हैं उसको वो इंटरनली स्टोर नहीं करता है। कैन नॉट डुप्लीकेट ए कीवर्ड, कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर हमने पिछली क्लास में चर्चा किए थे, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनका मान पहले से सी के कंपाइलर में नियत है, बताया हुआ है। जैसे INT हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था उसमें भी काम में लिया था। तो INT इंट जो है ये इसके अंदर डेटा टाइप को बताने के लिए है। MAIN मेन, तो ये इसका फंक्शन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब आगे चलते हैं, हम इसको समझते हैं। एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर, इट मे नॉट हैव ए स्पेस और हाइफन। तो ये हमने अभी पहले भी चर्चा की थी इस बारे में, वही चीज दोबारा है, ये नोट रखना है अपने को, स्पेशली ध्यान में रखना है कि हमें लेटर से या अंडरस्कोर से प्रारंभ होगा और बीच में कोई भी ये नहीं आएगा। एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया और ऑफ के बीच में स्पेस नहीं आएगा। या हाइफन जो है, माइनस का जो सिंबल जिसको बोलते हैं अपन, माइनस जैसा दिखता है कीबोर्ड पर, तो वो हाइफन का सिंबल है, उसको भी हम काम में नहीं ले सकते, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हम कई बार हमने चर्चा भी की है पिछली क्लास में भी, सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है ये छोटा ए और बड़े ए में अंतर जानता है, और अगर हम गलत इस्तेमाल में ले लेंगे, अगर हमने डिक्लेयर छोटा ए किया और काम में बाद में बड़ा ए लेते हैं, तो इट विल शो अस ए एरर मैसेज कि वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो कहने का भाव यही है कि केस सेंसिटिव है, छोटा ए बड़ा ए, इनमें अंतर जिस नाम से आपने आइडेंटिफाई डिक्लेयर किया है यह उसी नाम को समझेगा, अन्य नाम होते ही ये एरर मैसेज दे देगा कि ये डिक्लेयर नहीं है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ये हमें सदैव ध्यान में रखना है। अब कुछ उदाहरण है वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ वैलिड नेम और इनवैलिड नेम का। तो वैलिड इनवैलिड नेम को अभी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे वैलिड, आपके सामने नाम है ए, तो ये वैलिड तो है, लेकिन इसको अपन ये कहते हैं कि साहब ये बहुत छोटा नाम है। तो छोटे कंडीशन में अपने क्या है कि थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, ये कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वैलिड है फिर भी। और इनवैलिड नेम है, डॉलर से शुरू कर दिया यदि हमने, तो डॉलर से हम शुरू नहीं कर सकते। तो डॉलर से क्यों शुरू किया, हमें तो कैरेक्टर से स्टार्ट करना था, ये तो स्पेशल सिंबल था, स्पेशल सिंबल से करते ही ये इलीगल हो चुका है। उसी प्रकार अगला जो इसमें दिखाया एक इलीगल नेम, टू नेम्स, इस नाम से अगर हमने कोई आइडेंटिफायर बना दिया टू नेम्स नाम से, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर इज डिजिट, ये रीजन भी लिखा है यहाँ पर। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ये वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, ए से फिर सिस्टम नेम ये वैलिड है, अंडरस्कोर बूल से वैलिड है, इंट मिन है ये वैलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बूलियन सिस्टम आईडी, ये कुल मिला के अब आगे बात करते हैं हम। सम हाइफन सैलरी, तो ये गलत हो गया, हाइफन क्यों काम में ले लिया, ये बीच में स्पेस काम में ले लिया, ये इंट है और कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है उसको काम में ले लिया, तो ये अपने को ध्यान में हमेशा रखना है।
अब आगे बात करते हैं हम अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो टाइप डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दोज वैल्यूज। अब जैसे अगर नाम है, नाम के ऊपर आपको पता होगा अगर किसी का फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है तो उसके अंदर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन तो संभव है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है, जैसे 5 और 7 है, 5 और 7 को अगर आप जोड़ोगे तो उस अवस्था में क्या आएगी वैल्यू, 5 और 7 जुड़ करके हो जाएंगे 12। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज थी। लेकिन यदि अगर आप कॉन्केटिनेट करेंगे, कॉन्केटिनेट का मतलब एक के पीछे दूसरे को जोड़ना, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, 5 और 7 कॉन्केटिनेट होकर के वो हो जाएंगे 57। ठीक है, तो न्यूमेरिक जो वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं बेसिकली उनमें एडिशन ही पॉसिबल है। न्यूमेरिक वैल्यूज में तो आप ऐड ही कर सकते हो 5 और 7 को, लेकिन जैसे नाम लिखा हुआ है राम और सिंह, तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, कॉन्केटिनेट हो सकता है। करेक्टर वैल्यू है तो उस पर ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, स्ट्रिंग है तो उस पर स्ट्रिंग से रिलेटेड ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये कहने का भाव यही है इसमें कि टाइप मतलब डेटा टाइप, ये किस प्रकार की चीज थी जिसपे क्या काम होगा, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो वॉइड टाइप, इंटीग्रल टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। इसको देखते हैं हम। सी के अंदर कितने प्रकार के टाइप्स हैं, कुछ विशेष प्रकार के टाइप है, अभी देखो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। वॉइड एक प्रकार था जिसका वास्तव में मतलब क्या है कि एक तरह से हमें कोई मतलब इसका है नहीं, वॉइड है ये, इसको यूज नहीं करना है, केवल बताने के लिए कि ये किसी प्रकार का नहीं है, यही बताने के लिए वॉइड टाइप होता है। इंटीग्रल का मतलब है जिसपे कुछ जोड़ा जा सके, न्यूमेरिक से रिलेटेड भी वैल्यूज हैं वो उसमें होती है। तो इंटीग्रल टाइप में बुलियन है, उसको भी हम काम में लेते हैं, कैरेक्टर को काम में लेते हैं, इंटीजर को काम में लेते हैं। ये कुछ इंटीग्रल प्रकार के जो टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज में काम में लेंगे। अभी देखो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ये लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। इसलिए क्या है कि एक बार कुछ पार्ट जो थ्योरी का है अगर शुरू करेंगे तब हम आगे प्रैक्टिकली इसको अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे सिंपल किसी की एज है उसको हमने 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो ये जो है उसका एक तरह से पूर्णांक है, पूर्ण भाग है। लेकिन यही अगर हो 10 साल 6 महीने, तो यानी इसको अगर हम न्यूमेरिकली अगर बताना चाहें तो ये 10.5 है। 6 महीने है यानी आधा साल है तो 0.5, तो ये हमारा दशमलव के बाद वाली संख्या को भी रखने के लिए अगर हमें कैपेबल बनाना है किसी गणना को, तो उसके लिए उस प्रकार का डेटा टाइप है हमें सी लैंग्वेज में काम में लेना पड़ेगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट उसी प्रकार के हमारे डेटा टाइप होते हैं जिसमें दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनको भी हम काम में ले पाए। तो उसके जो अन्य सब कैटेगरीज हैं, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और कुछ टाइप हैं डेराइव्ड टाइप, यानी जो सी लैंग्वेज में तो नहीं दिए हुए लेकिन उसमें बनाए जा सकते हैं, तो वो है हमारे ड्राइव टाइप्स। अब इसमें करेक्टर टाइप के लिए एक तो नॉर्मल करेक्टर और एक है वाइड करेक्टर। जो नॉर्मल करेक्टर मतलब सिंपल ए बी सी, सामान्य कोई करेक्टर में इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए हम नॉर्मल करेक्टर काम में लेते हैं। जैसे यदि हमें जेंडर किसी का सूचना है उसको स्टोर करना है तो उसके लिए क्या है कि केवल एम या एफ सफिशिएंट है, मेल है या फीमेल है। तो एक करेक्टर डेटा टाइप बताने से उतना डेटा है उसकी सूचना हम स्टोर कर सकते हैं। और हम करेक्टर में ही क्यों कर रहे हैं, अलग अलग डेटा टाइप में इसलिए बताना चाह रहा हूं या सी लैंग्वेज में बताए जाते हैं क्योंकि हर डेटा टाइप है कोई ना कोई मेमोरी है वो सी के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर कंज्यूम करेगा। तो वो मेमोरी है, पर्याप्त मेमोरी है, वही जितनी आवश्यक है उतनी ही मेमोरी को काम में लें ताकि एक प्रोफिशिएंट हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको बना सकें। तो उसलिए हमें डेटा टाइप से हमारे एक तो किस प्रकार का है उसको स्टोर करने के लिए और कितनी मेमोरी उसमें चाहिए उस हिसाब से ही हमें उसको क्या है इस्तेमाल में लेना चाहिए। वाइड करेक्टर है, अगर ज्यादा सूचना को स्टोर करना है
उस अवस्था में हम वाइड कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आर्यम राम स्टोर करना है तो उस कंडीशन में हम वाइड कैरेक्टर है उसको काम में लेंगे। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल जो सूचनाएं हैं उनको स्टोर करने के लिए जो इंटीजर जो टाइप है वो हमारे कौन कौन से हैं उसको देख सकते हैं कि शॉर्ट इंट, मतलब इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है लेकिन शॉर्ट टाइप में है, तो वो उसके लिए शॉर्ट इंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नॉर्मल इंटीजर जो हम जनरली जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर इंटीजर ही डिक्लेयर करते हैं। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग जब करते हैं तब हमें ये सारी चीजों की जानकारी की जरूरत रहेगी। अगर हम एक्चुअल में डेवलपर हैं, कोई प्रोग्राम बड़े लंबे चौड़े बनाते हैं, तब हमें इतनी ज्यादा जो डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतने प्रकार के इंटीजर हैं, और प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो नॉर्मल इंटीजर है उसी से भी हमारा लगभग सारे काम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हमें चिंता करने की आज के समय में जरूरत नहीं है। 50 साल पहले जब सी लैंग्वेज बनी थी तब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हर चीज के लिए, बहुत मेमोरी की भी बहुत कीमत होती थी। अलग अलग प्रकार की डिवाइसेज हैं, 1 MB 2 MB के अंदर प्रोग्राम को रन भी करना पड़ता था। तो वहां पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट अगर प्रोग्राम बनाना हो तो ऐसी अवस्था में एक एक जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और हम अब प्रोग्राम हमारे पर्पस के लिए जब बनाएंगे तो इंटीजर से भी हमारा लगभग सारे काम हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो शॉर्ट इंट भी होता है, इंटीजर होता है, लॉन्ग इंट होता है, उससे बड़ा लॉन्ग इंट भी होता है। ये सारे के सारे हम सी लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं। और ग्राफिकली अभी आपको बताया गया है कि ये कितना स्थान लेंगे, कि शॉर्ट इंट सबसे कम स्थान लेगा, इंटीजर उससे ज्यादा लेगा, लॉन्ग इंट उससे ज्यादा लेगा, और ये लॉन्ग इंट है वो सबसे ज्यादा स्थान लेगा। तो उसको ही बताने के लिए इसमें एक सी लैंग्वेज के अंदर एक साइज ऑफ नाम से एक फंक्शन होता है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। और नहीं तो सामान्य रूप से भी अगर हम समझना चाहें तो एक न्यूमेरिकल अपना ये शब्दों के रूप में भी बताया गया है इसमें, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी बताया गया है कि जो शॉर्ट है साइज ऑफ मतलब इसका जो साइज है किसका, शॉर्ट का, वो लेस देन या इक्वल टू है साइज ऑफ इंट का, इससे कम ही होता है बेसिकली। और उसका जो साइज है लॉन्ग का वो उससे कम होता है, और लॉन्ग का साइज है वो सबसे बड़ा होता है। यानी लॉन्ग सबसे बड़ा हो गया, लॉन्ग उससे छोटा हो गया। वही जो ग्राफिकली हमने बात की थी उसी को ही लगभग बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने बात की यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उसके लिए। शॉर्ट इंट, अब ये कितनी मेमोरी लेते हैं इसको देख लेते हैं। शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट, और लॉन्ग इंट है वो 8 बाइट। और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है वो भी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसके बारे में डिटेल मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं। 2 बाइट है यानी 16 बिट्स है, 2 की पावर 16 निकाला हमने, और वो 65,000 हमारा समथिंग जो आया था जो मान है, तो उससे हमने डिवाइड किया। अगर हमारा साइंड इंट है तो 0 से विपरीत दिशा में माइनस में भी 32,768 गए और पॉजिटिव में 32,767 तक गए। तो ये वैल्यूज हैं, इनके मान हैं, वो हमने निकालने भी पिछली क्लास में सीखे थे। अभी हम केवल इसको समझ लेते हैं शॉर्ट रूप में ही। इसी प्रकार जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, चाहे फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग डबल हो, उनका भी जो रिलेशन है वो मेमोरी के हिसाब से यहाँ पे आपको सामने प्रदर्शित है। और उनका जो साइजेज हैं, फ्लोट सबसे छोटा होगा, डबल उससे बड़ा होगा, और लॉन्ग डबल उससे बड़ा होगा। और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो वॉइड है, उसका टाइप भी वॉइड है, और उसको जो सी में इंप्लीमेंटेशन भी कुछ भी नहीं है, वॉइड ही है। और इंटीग्रल टाइप में वॉइड, कैरेक्टर और इंटीजर हैं। और सी में इनको इंप्लीमेंट बूल कीवर्ड से, कैरेक्टर कीवर्ड से, कैरेक्टर वाले को वाइड कैरेक्टर अंडरस्कोर टी से किया गया है, इंटीजर के लिए शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट। तो ये विभिन्न प्रकार के इसके रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको अपन एज ए समरी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आज का एक बार हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम वेरिएबल्स क्या हैं उन पर हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं धर्मवीर, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछें।